नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। करूर भगदड़ में मरने वालों की संख्या हुई 38। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किया मुआवजे का ऐलान। जांच आयोग करेगा घटना की जांच। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम ने जताई संवेदना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ाई को बताया भारत की प्राथमिकता। यूएन महासभा में कहा कि हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र, आतंकी ढांचों का खात्मा जरूरी। यूएन में भारत को मिला रूस का समर्थन। सरगई लावरोव ने यूएनजीसी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का किया समर्थन। सुरक्षा परिषद में सुधार को बताया अहम। मन की बात में आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। दुबई में आज होगा भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। टूर्नामेंट के अजय रही टीम इंडिया के हौसले बुलंद। एशिया कप का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार। और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। 50 से अधिक लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गंभीर रूप से घायल लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति अरुणा जदीसन की नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। और इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार से इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। ये घटना तमिलनाडु वैत्री कजगम के संस्थापक और अभिनेता विजय के रोड शो के दौरान हुई। रोड शो शाम लगभग 3 बजे से शुरू हुआ और इसमें हर उम्र के लोग उमड़े थे। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने करूर में हुई भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री स्टालिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भगदड़ में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना में जान गंवाने वाले लोगों की को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना को लेकर रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर दी गई है और इसकी जो भी सच्चाई है वह जल्द ही सामने आ जाएगी। सीएम ने कहा कि जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने करूर भगदड़ हादसे पर चिंता जताई। उन्होंने संकट की इस घड़ी में हादसे के प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए भाजपा नेताओं को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमें प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अपने संबोधन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दशकों से कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के पीछे भी उसी एक देश का हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उस देश के नागरिक भी शामिल हैं। उन्होंने इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि पूरे विश्व के लिए आतंकवाद एक साझा खतरा है और ये आवश्यक है कि इसके लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त हो। उन्होंने परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यता के विस्तार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक सुधारित परिषद को वास्तव में प्रतिनिधित्व पूर्ण होना चाहिए और भारत बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया अब टैरिफ में अस्थिरता और अनिश्चितता बाजार पहुंच देख रही है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। लावरोव ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्राजील और भारत के स्थायी सीट के आवेदन का समर्थन करता है और इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है जिसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है और इससे पहले मॉरिशस और भूटान ने भी भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी का समर्थन किया था। और उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को भड़के बवाल के बाद स्थिति काबू में है। पुलिस प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। इंटरनेट सेवा को 27 सितंबर की रात 12:30 बजे से 29 सितंबर की रात 12:30 बजे तक निलंबित किया गया है। अफवाहों पर रोक और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन की ओर से यह कदम उठाया गया है और इस बीच बरेली बवाल की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। डीआईजी अजय सहानी ने एसआईटी का गठन किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। मौलाना को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की साजिश का खुलासा हो सके। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बाहर के लोगों के भी घटना में शामिल होने की बात सामने आ रही है। घटना में शामिल उपद्रवियों के व्हाट्सएप अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। शनिवार को कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद लेह के लोगों को बहुत राहत मिली। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर कतारों में खड़े दिखे और इस बीच पुलिस और अर्धसैनिक बल ने अपनी गश्त तेज कर दी। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की तो वहीं सेना के उत्तरी कमान के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात कर लेह की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बीते 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा भड़क गई थी और जिसमें असामाजिक तत्वों के जरिए सुरक्षा बलों और सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया गया था। एशिया कप 2025 अब अपने रोमांचक फाइनल मुकाबले पर पहुंच चुका है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम ने दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से प्रभावित किया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने सुपर 4 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया था। हमारे विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मुद्गल को अब अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।